सिर्फ लड़कियों का मामला नहीं, लड़कों का भी मामला है। और यहाँ पर राज्य की भूमिका है कि वो उसको इन बच्चों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, इनको एक आम इंसान से ह्यूमन रिसोर्स में और हाईली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील करने का काम स्टेट का काम है, और वो स्टेट के ही काम आएंगे, वो उनका पर्सनल काम नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टेट की भूमिका है। दूसरी बात यह है कि आगे शिक्षा क्यों महंगी हो जाती है, इस पर गौर करिए। आगे शिक्षा इसलिए महंगी हो जाती है कि आपने वहां पर एक तो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को हावी हो जाने दिया है, और प्राइवेट सेक्टर ने भी ये तय किया है वो कि उसके कुछ पसंदीदा शहर हैं जो कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बिहार जैसे प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में इस तरह के प्रदेशों की सरकारों की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि ब्रेन ड्रेन ना हो, और उसके अलावा वो सुविधाएं जो दिल्ली मुंबई में ढूंढते हैं ये बच्चे, उनको वो बिहार में ही मिल जाए, और बिहार में भी वो केंद्रीकृत ना हो, वो पटना तक सीमित ना हो, उसका भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो छोटे छोटे जिलों में भी पहुंचे ताकि इन लड़कियों के लिए आसान हो जाकर के उच्च शिक्षा लेना। उनकी शिक्षा का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, उनका ट्रैवल का, उनका बाहर शहरों में जाकर के रहने का, और फिर उसके ऊपर जो खर्चा होता है कि माँ बाप परेशान है, वो एक पूरा एक पैराफिरनेरिया सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं कि वो दूसरे शहर में जाकर के। बिल्कुल, तो ये आप उसको वहीं पर प्रोवाइड करिए। जब आपने अभी शिवाजी जब बात कर रही थी कि इसमें राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो हमारे पास कुछ आंकड़े थे और हम अभी जब उन पर हमने एक नजर सरसरी निगाह डाली तो लगा कि आज भी बिहार सरकार, या यूं कहें कि सारी सरकारों पर ये लागू होता है कि जितना कुछ करना चाहिए खास करके इस लड़कियों की शिक्षा के लिए, उस बनिस्बत काफी कम किया जा रहा है। अभी हाल में ही जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने एक बयान जारी किया था, उसमें उन्होंने उस रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया था कि बिहार में अभी भी 13,000 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर कि साफ पेयजल उपलब्ध नहीं है। और अभी उसके पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 38% अभी स्कूल ऐसे हैं, खास करके महिला विद्यालय, उच्च विद्यालय, जिसमें कि शौचालय भी नहीं है, टॉयलेट का भी अभाव है। 3 लाख अभी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है, और अगर जोड़कर देखा जाए तो अभी बिहार में कम से कम 3 लाख और शिक्षकों की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसी तस्वीरें हम आपको, ये तो आंकड़े हुए, तस्वीरों में भी हम आपको बिहार में उच्च शिक्षा, माफ कीजिएगा, शिक्षा की स्थिति, प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी स्थिति के बारे में हम आपको दिखाते रहे हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों से रह कर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जो बिहार में शिक्षा की बदहाल स्थिति के बारे में बताती हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही सहरसा से एक तस्वीर आई थी जिसमें कि एक सरकारी स्कूल है जिसे बाहर से तो ठीक ठाक कर दिया गया है, लेकिन अंदर से अभी भी उसकी छत टूट कर गिरती है, और बिल्कुल खंडहर नुमा स्कूल में 600 छात्राएं पढ़ती है। पटना के जी हाँ, ये तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे पैनल प्रोड्यूसर वो तस्वीरें आपको दिखाएं कि कैसे पटना के एक इलाके में एक ऐसा स्कूल है जिसकी छत चूती है, जिसकी छत से रिसाव होता है, और बच्चे छाता लगा करके बरसात के दिनों में पढ़ाई करते हैं। सवाल यह है कि जब इस तरह की सुविधाओं में जब बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर इन सुविधाओं को और बेहतर कर दिया जाए, एक स्टैंडर्ड तक ले आया जाए जिसके वो हकदार हैं, अगर उस सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, खास करके लड़कियों की सफलता के, ये आंकड़े कहीं और बेहतर हो सकते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहेंगे, हालांकि इन तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद, इन तमाम कमियों के बावजूद बिहार में शिक्षा, खास करके लड़कियों की शिक्षा की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। 2010 के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड की जो परीक्षा होती है, उसमें 2010 में गर्ल्स कैंडिडेट का जो परसेंटेज था वो करीब 40-41% के आसपास था, जो 2011 में बढ़कर 42-42.5% के आसपास हो गया, और 2012 में यानी कि इस साल करीब 45% जो गर्ल्स कैंडिडेट की तादाद थी वो 45% थी। यानी कि हर साल जो लड़कियों की तादाद, वैसी लड़कियों की जो कि 10वीं की परीक्षा दे रही हैं, उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है, और ये एक बेंचमार्क माना जाता है 10th स्टैंडर्ड, 12th और फिर ग्रेजुएशन। तो जो बुनियादी एक मतलब यह कहें कि आधारभूत जो लेवल है, उस पे लड़कियां अब उनकी तादाद बढ़ रही है, एक अच्छा संकेत माना जाएगा। लेकिन अभी भी ये तादाद, इसको जो 50% के आसपास होना चाहिए, बराबर, या यूं कहें कि बड़ी तादाद में और लड़कियां आएं और अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें, ऐसा एक माहौल बने, अभी इसकी जरूरत दिखाई देती है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं
कि किस तरीके के स्कूल हैं और किस तरह लड़कियां कमाल कर रही हैं। इसमें एक चीज और है कि जो बहुत पिछड़े इलाके होते हैं, जी। ग्रोथ जब होती है तो वहीं पर ग्रोथ का प्रतिशत ज्यादा दिखता भी है। जो पहले से ही उन्नत हैं वहां पर वो प्रतिशत नहीं दिखेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे तीसरी दुनिया के देशों में, जैसे भारत की इकोनॉमी को इस वक्त दिखाया जाता है या चाइना की इकोनॉमी, जो अमेरिका है, जो यूरोप है, वो तो पहले इतना अचीव कर चुका है कि वहां पर नहीं वो ग्रोथ रेट आएगा, ग्रोथ नहीं दिखेगा, वो ग्रोथ रेट उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही अचीव कर चुके हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये चेंज की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि पहले से डेफिसिट कितना है, ग्रोथ डेफिसिट बहुत भारी है। इसलिए ये जो आंकड़े हैं ये भी काफी नहीं, इससे और ज्यादा ये आंकड़े जितना कुछ बताते हैं उससे ज्यादा बहुत कुछ छिपा रह जाता है आंकड़ों के पीछे। इसमें बीच में पढ़ने की जरूरत है, इन सत्रों के बीच में पढ़ने की जरूरत है कि कितना पिछड़ापन था। बिल्कुल। और अगर इसको पढ़ना हो तो आपको इन तस्वीरों का सहारा लेना पड़ता है, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कहीं खुले में या तो स्कूल चल रहे हैं, कहीं बुनियादी सुविधाओं का जबरदस्त अभाव है और सैकड़ों छात्राएं वहां पढ़ती हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में शिक्षकों की जबरदस्त कमी है। जो शिक्षक हैं भी, उन्हें भी गैर शिक्षण कार्यों में इतना ज्यादा आजकल उनकी व्यस्तता रहती है कि वो बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। तो हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं, विभा हैं। विभा जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार। मैं विभा, सेक्रेटरी आरा भोजपुर यूनिट रेड क्रॉस की, और मेरी संस्था है स्वयं सिद्धा। मैं ड्रॉप आउट चाइल्ड के लिए बिहार शिक्षा परियोजना का ब्रिज कोर्स चलाती हूँ और अभी मैं पटना में हूँ। मैंने राधा कुमारी के पिताजी का अभी आपकी टीवी पर देखा कि वो खटाल चलाते हैं। मैं चाहूंगी कि इस बच्ची को मैं पढ़ाई में मदद कर सकूं, तो ये कभी भी मेरे पास आरा में आकर के, शुक्रवार से मैं आरा में अवेलेबल रहूंगी, कभी भी मेरे पास ये लोग आकर के मेरे से मदद ले सकते हैं। वो जितना भी पढ़ना चाहे, मेरे से जो भी होगा मैं उसको सपोर्ट करना चाहूंगी। जी विभा जी, आप अपना कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे? मेरा नाम विभा, मेरी संस्था का नाम स्वयं सिद्धा, और मैं भोजपुर यूनिट रेड क्रॉस की सेक्रेटरी भी हूँ। तो ये नाम ही काफी है, पूरे जिले में लोग मुझे जानते हैं। वैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करें जी, 9934 जी 41 41 541 541। बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी। जैसा कि आपने जिस तरीके से हौसला अफजाई की है और आगे आकर के इन बेटियों के जो सपने हैं उसको साकार करने में आपने अपनी भूमिका जताने की कोशिश की है, एक जाहिर सी बात है, बहुत ही सकारात्मक कदम है और स्वागत विभा जी को बधाई और सलाम, उनके जज्बे को सलाम। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इक्का दुक्का कोई मूव होकर के, जज्बाती होकर के आगे बढ़ता है और हमारी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो मदद कर सके। ये व्यवस्था का काम था, ये चैरिटी का काम नहीं है। ये इन बच्चियों का हक है और हक की तरह मिलना चाहिए, चैरिटी की तरह, दान की तरह या दया की तरह नहीं मिलना चाहिए। इनका हक है, बिल्कुल। इन बच्चों का हक है कि इन्हें आगे बेहतर शिक्षा मिले और इसके लिए सरकार की भूमिका, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बेहद अहम होती है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे के आने वाले दिनों में इन्हें ये उनका हक मिल पाता है या नहीं। विभा जी, आप अपने यहाँ मुहिम भी चलाइए कि सरकारी स्तर पे इन सभी बच्चियों को, और इन सिर्फ बच्चियों को नहीं, लड़कों को भी, जो छात्र